हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानी तुम कब आओगे को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जो हमारी एक दर्शिका हैं निधि केसरवानी जी, उनकी तरफ से समर्पित है हमारे गुरु श्री विष्णुकांत मिश्रा सर और अशोक सर को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और जो है गुरु पूर्णिमा भी आ रहा है। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने गुरु को नमन करें, याद करें। और गुरु पूर्णिमा ही क्या, हर दिन हमें अपने गुरु को याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें सही गलत सब कुछ का ज्ञान सिर्फ हमारे गुरु देते हैं। हमारे रास्ते कितने भी कठिन हो, कितने भी पथरीले हो, अगर हमें गुरु का साथ मिलता है तो जो है हम उन रास्तों को आसानी से पार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से श्री विष्णुकांत मिश्रा सर को सादर नमन है और जो है मैं सादर नमन करती हूँ उनको, क्योंकि मेरे भी प्रथम गुरु श्री विष्णुकांत मिश्रा जी रहे मेरी लेखनी में, और उन्हीं को पूरा श्रेय जाता है। क्योंकि जब मैंने अपनी पहली कहानी लिखी थी तब मैंने सर को दिखाया था और सर ने मेरे अंदर एक हौसला भरा था कि मैं हमेशा इसे लिखती रहूं। और आज मैं जो कुछ भी हूं, मुझे जितने भी अवार्ड मिले हैं, जितने भी सम्मान पत्र मिले हैं, सब कुछ श्री विष्णुकांत मिश्रा सर की वजह से हैं। और मैं नमन करती हूं अपने गुरु को और जो है मैं आशा करती हूं उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहेगा। और आज मैं एक कहानीकार के रूप में जानी जाती हूँ तो श्री विष्णुकांत मिश्रा सर की वजह से ही जानी जाती हूँ। मैं कभी अपनी कहानी बताऊंगी कि जब मैंने अपनी पहली कहानी लिखी थी और मैंने सर को दिखाया था, तब तो मेरे यहाँ कोई जानता भी नहीं था कि मैं लिखती हूँ। तो सर ने मेरे अंदर एक अजीब सा उत्साह भरा कि जो है बेटा तुम हमेशा लिखती रहना, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। और उस उत्साह से मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम मेंबर की तरफ से हमारे गुरु श्री विष्णुकांत मिश्रा जी को सादर नमन है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। बंधन है 7 जन्मों का, ये निभाऊंगा मैं। कि बंधन है 7 जन्मों का, ये निभाऊंगा मैं। तू इंतजार मेरा करना, लौट के आऊंगा मैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरी कहानी तुम कब आओगे के तीनों भागों को बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप सबका। आप लोग मेरी कहानियों पर अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और मैं अब आगे की कहानी लेकर हाजिर हूँ। आगे भाग 4 और अंतिम भाग की कहानी लेकर आज मैं अपने चैनल दिव्यांगम पर हाजिर हूँ। आप लोगों ने सुना कि किस तरह निशा उस इंसान से मिलने जाती है और जब उसका चेहरा देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, एकदम डर सी जाती है, इतना भयानक चेहरा उसका होता है। तो इस पर वो चाची कहती हैं कि बेटा इसीलिए मैंने मना किया था कि तुम लोग उसका चेहरा मत देखो, उसका चेहरा देखने लायक नहीं है, बहुत फट गया है। और तुम फिर भी उसका चेहरा देखी और डर गई, देखो मैं इसीलिए मना कर रही थी। तो निशा जैसे ही चलने लगती है, उसे उसके हाथ से वो उस आदमी ने जो चद्दर ओढ़ा हुआ होता है वो चद्दर हट जाता है, जिसकी वजह से उस इंसान के हाथ में एक ओम लिखा रहता है, जिसे देखकर निशा किसी सोच में डूब जाती है। उसे ये लगता है कि उसने ये ओम कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है ये बात निशा को समझ में नहीं आ रही थी, ना ये बातें याद नहीं आ रही थी कि उसने ये कहाँ पे देखा हुआ है। उसने बहुत दिमाग पे जोर डाला, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ओम उसने कहाँ देखा है। वो राधा के साथ घर वापस आ जाती है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पे ये बातें छाई रहती हैं कि उसने ये ओम कहाँ देखा है। और कुछ तो है जो उसे याद नहीं आ रहा है, कुछ याद करना चाह रही थी, बहुत दिमाग लगा रही थी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह उसने शाम का खाना बनाया,
वो भूलना चाहती थी कि पता नहीं क्या है, वो क्यों नहीं इस चीज़ को भूल पा रही, उस इंसान को क्यों नहीं भूल पा रही है। और बहुत सोचने के बाद उसने सोचा होगा कहीं देखा होगा। नॉर्मल बात है, लोग बनवाते हैं, हाथों में ओम लिखवाते हैं और भी चीज़ें बनवाते हैं, तो टैटू बनवाते हैं। तो वो उसने सोचा कि हो सकता है कि उसे ऐसे ही कुछ फील हो रहा हो, कुछ कहीं किसी के हाथ में देखा हो। बहुत से लोग बनवाते हैं। तो इसी सोच में वो डूबी थी। उसने सब सारा काम किया और फिर वो रोज जब राधा आती तो उससे उसके बारे में पूछती कि वो इंसान कैसा है, कुछ सही हुआ, कुछ बोलने लगा या नहीं अभी बोल पा रहा है, उसे कुछ याद आया नहीं। तो राधा उसे बताते कि अब थोड़ा सुधार है लेकिन अभी वो कुछ बात नहीं कर पा रहा है। एक दिन जो है निशा की मासी जी ने सोचा लाओ निशा से बात करते हैं उसकी आगे की लाइफ के बारे में। और क्योंकि उनकी बहन ने, प्रेम की मम्मी ने कहा था ये बात करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मौका सही है, अभी घर में कोई नहीं है तो मैं निशा से बात करती हूँ कि आगे वो अपने लाइफ के बारे में सोचे। अब प्रेम नहीं है तो वो जो है कहीं पे सेटल हो जाए, कुछ अपने बारे में सोचे। तो ये बातें सोचकर उन्होंने निशा से कहा कि बेटा जो है आना जरा सा यहाँ पे, तो मेरी अलमारी सेट कर देना। मेरी अलमारी बहुत भरी भरी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं सही नहीं कर पाऊंगी, तो तुम मेरी अलमारी सही कर देना। तो निशा ने कहा जी मासी जी मैं सारा काम कर लेती हूँ, इसके बाद आपकी अलमारी सेट कर दूंगी। निशा ने सारा काम निपटाया और राधा भी घर जा चुकी थी। तो निशा ने जो है आके रूम में मासी जी की अलमारी वो सही कर रही होती है। तो इस पर मासी जी उससे बात की शुरुआत करती हैं कि अपने खुद से लेकर कि बेटा देखो कितनी लाइफ कितनी खराब हो जाती है। इंसान जब अकेला रहता है तो कोई ना उसकी फिक्र करने वाला होता है, ना साथ देने वाला होता है। आज तुम्हारे मासा जी होते तो कम से कम ये था कि हम दोनों लोग साथ रहते। बच्चे भले ही बाहर चले गए हैं लेकिन कम से कम हम दोनों साथ रहते। जिंदगी में जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है और एक जीवन साथी ही ऐसा है जो आपका हमेशा साथ दे सकता है। निशा मासी जी की बातें सुन रही थी, उसे थोड़ी बातें समझ में आ रही थी कि मासी जी क्यों ये कह रही हैं। तो इस पर वो कुछ नहीं बोलती है। तो इस पर मासी जी कहती हैं कि बेटा जो है तुम अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचती हो और जो है कब तक तुम इस तरह अकेली अपनी ज़िंदगी बिताओगी। तो इस पर निशा एकदम मायूस हो जाती है, कहती मासी जी आप भी वही बात कर रही हैं जो मम्मी जी कहती हैं और मैंने मम्मी जी से बता दिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी और मैं अपने प्रेम की यादों के सहारे रह लूंगी। तो मासी जी उसे समझाती हैं कि बेटा आगे तुम्हारी ज़िंदगी और कठिन हो जाएगी और इस समाज में रहने के लिए किसी न किसी का तो साथ होना ज़रूरी होता है। तो इस पर निशा कहती मासी जी आप लोग हो मेरे साथ, मम्मी पापा है मेरे साथ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। और निशा मासी जी की इन बातों से उदास सी हो जाती है और उदास मन से ही वो अलमारी सही कर रही होती है कि उसके हाथों से लग के कुछ डायरी एल्बम सब आके नीचे गिर जाता है। निशा वो सारा सामान उठाने लगती है, तभी वो देखती है कि जो है एक एल्बम होता है। तो मासी जी से अनमाने ढंग से पूछती है मासी जी ये सारा सामान मैं कहाँ रख दूँ। तो मासी जी समझ जाती हैं कि निशा को मेरी बातें बुरी लगी, तो उसका मूड ठीक करने के लिए वो कहती हैं उसे रखना कहीं जो है डायरी किनारे लगा दो और यह इसमें एक एल्बम है, इसको लेकर मेरे पास आ जाओ। निशा वो एल्बम लेकर मासी जी के पास जाती है और तो मासी जी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कहती जानती हो इसमें क्या है। तो निशा कहती है जी नहीं मासी जी। तो वो कहती हैं इसमें उन लोगों की तस्वीर है जो मुझसे बहुत प्यार करते थे और धीरे धीरे मुझसे दूर होते चले गए। तो निशा नहीं समझ पाती तो मासी जी एल्बम खोल के एक एक पन्ना दिखाती हैं कि ये तुम्हारे नाना नानी जी हैं और ये तुम्हारे मासा जी हैं और ये तुम्हारा प्रेम है, ये मेरे बच्चे हैं और ये तुम्हारे सास और ससुर हैं। ये लोग गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मेरे यहाँ आते थे। प्रेम बहुत एंजॉय करता था और अपने भाई बहनों के साथ वो बहुत खेलता था यहाँ पे और
जो है वो प्रेम की सारी पिक्स दिखा रही थी निशा, बड़े चाव से एक एक पिक देख रही थी प्रेम की। और प्रेम बचपन में वाकई बहुत नटखट होता है, उसकी सारी पिक्स वो देख रही थी और उसकी किसी न किसी शैतानी पर वो मुस्कुरा रही थी, तो उसका मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो गया। और पिक्स देखते देखते अचानक निशा की नज़र प्रेम की एक पिक पे पड़ती है जो उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ होता है। वो उस पिक को बहुत ध्यान से देखती है और पूछती है, मासी जी ये क्या है? तो इस पर उसकी मासी जी कहती हैं कि बेटा ये प्रेम हमारे यहाँ आया था, बहुत छोटा था, तो हमारे बगल में एक मेला लगा हुआ था, वहाँ पर इसने ये टैटू बनवाया था ओम का। और अब अभी मैं तुमको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सा टैटू बनवाया था। तो उन्होंने जैसे ही पेज पलटा, उसमें देखा कि प्रेम के हाथ में जो ओम का टैटू बना हुआ था वो एकदम साफ दिख रहा था, और वो टैटू बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह निशा ने उस इंसान के हाथ में देखा था। वो टैटू देखते ही निशा एकदम चौंक सी गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा कि उसने अपने प्रेम को नहीं पहचाना। तब उसके दिमाग में तुरंत ये बातें कह दी कि ये टैटू उसने तब देखा था जब प्रेम उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, जिस दिन उसका रिसेप्शन था। ये देखकर निशा एकदम खुशी से उसकी आंखें भरभरा आती हैं, वो रोने लगती है मासी जी के गले लग के। तो मासी जी समझ नहीं पाते क्या हुआ, ये अभी तक ठीक थी कि मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया, किसकी वजह से ये रोने लगी। तो वो बताती हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो? और जो है प्रेम के बारे में मैंने बता दिया इसलिए रो रही हो। बेटा उस दिन इसने टैटू जब बनवाया था तो इसको बहुत बुखार आ गया था, और बुखार के कारण पूरी रात हम लोग जगे थे। सारी बातें मासी जी कर रही थी, पर निशा मासी जी को छोड़ ही नहीं रही थी, उनके गले लग के रोती जा रही थी कि मासी जी। इसके बाद निशा बोलती है कि मासी जी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपने प्रेम को नहीं पहचान पाई। तो मासी जी कहती है क्या बात बेटा, कहाँ तुम नहीं पहचान पाई? तुम तो एक ही रात अपने प्रेम से मिली, तुम कहाँ नहीं पहचान पाई प्रेम को? तो निशा इस पर वो सारी बातें बताती है कि राधा के गांव में एक आदमी मिला हुआ है, बह के आया है जो, और वैद्य जी उसका इलाज कर रही हैं। मासी जी सेम टैटू, यही सेम टैटू उस इंसान के हाथ में है। प्रेम ने मुझे खाना खिलाया था, तब मैंने टैटू वो देखा था, और मैं इतनी बदनसीब हूँ, मैं वहाँ जाकर और मैंने अपने प्रेम को नहीं पहचाना। तो इस पर मासी जी कहती हैं कि बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हारा प्रेम सिर्फ एक दिन के लिए तुमसे मिला हुआ था, और तुम एक दिन में इंसान किसी को कितना जान सकता है, और तुम उसको नहीं पहचान पाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं, अपने प्रेम को लेकर आते हैं। और जो है इस कहकर मौसी जी जो है गाड़ी मंगाती हैं, और जो है वो लोग राधा के गांव जाते हैं। वहाँ पर वो रामू के घर पहुँचते हैं राधा को लेकर। तो रामू से पूछते हैं कि क्या इसके पास कुछ ऐसा सामान मिला या कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से इसकी पहचान की जा सके। तो पहले तो रामू ने आनाकानी की कि नहीं कुछ नहीं मिला, ये आदमी मुझे ऐसे ही मिला था और मैं ले आया था, इसकी सांसें चल रही थी। तो लेकिन मौसी जी जब गुस्सा होने लगी, उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस में जाकर बता दूंगी और तुम्हें जेल हो जाएगी। उसे थोड़ा सा धमकाया तो उसने कहा कि जी हाँ कुछ सामान मुझे मिला हुआ है, और वो लाकर एक चेन जिसमें एक हार्ट बना हुआ होता है, वो चेन लाकर मासी जी के सामने रख देता है। और जो है और एक घड़ी जो प्रेम अक्सर पहनता था वो घड़ी लाके रख देता है। तो चैन को जैसे ही मासी जी ने खोला, उसमें प्रेम के मम्मी पापा की तस्वीर होती है, जिसे देखकर उन लोगों को यकीन हो जाता है कि ये उनका प्रेम है। सारा सामान देखकर निशा एकदम रोने लगती है कि मेरा प्रेम मेरे इतने पास था और मैं नहीं पहचान पाई। तो मासी जी उसे चुप कराती हैं और जो है रामू को कुछ पैसे देती हैं और धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने उनके प्रेम को बचाया। और फिर इसके बाद हॉस्पिटल फ़ोन करती हैं, जहां से एक गाड़ी आती है और उसे जो है वहां के सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। वहां पर प्रेम का इलाज बहुत अच्छे से होता है। निशा बहुत ख्याल रखती है प्रेम का, और दिन रात वो उसकी सेवा में लगी रहती है। और जो है धीरे धीरे प्रेम कुछ सही होने लगता है,
और वो थोड़ा सा बोलने भी लगता है हल्का फुल्का, और उसकी सेवा भाव से वो धीरे धीरे सही होने लगता है। प्रेम के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होती है, प्रेम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा होता है, वो अब धीरे धीरे सबको पहचानने भी लगता है। इधर घर पर भी खबर पहुंचती है कि उनका बेटा मिल चुका है, और तो मम्मी पापा भी जम्मू के लिए रवाना हो जाते हैं वहाँ से और मासी जी के घर पहुँच जाते हैं। धीरे धीरे प्रेम की तबीयत एकदम सही हो जाती है और उसे छुट्टी हॉस्पिटल से मिलने वाली होती है। निशा दिन रात उसकी सेवा करती है। वो उसके सेवा के चक्कर में ना अपने खाने की सुध उसे होती है, ना अपनी सुध होती है, और वो पूरा एकदम जी जान से लगी उसकी सेवा कर रही होती है। जिस दिन प्रेम को आना रहता है, वो मासी जी का घर पूरे तरह से खूब अच्छे से सजाती है, रंगोली बनाती है, फूलों से सजाती है। और जब प्रेम हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आता है तो निशा आरती की थाली लेकर आ जाती है, और इस पर उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा जो है, जब प्रेम सामने आता है तो निशा जब उसकी आरती करना चाह रही होती है, तो प्रेम की मम्मी कहती हैं कि बेटा ये आरती तुम दोनों की साथ में होनी चाहिए, क्योंकि सही पूछो सही मायने में तुम दोनों का गृह प्रवेश आज हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, और तुम सावित्री बनकर अपने पति को वापस लेकर आई हो, तो मेरे लिए मेरी बहू से अच्छा, और मेरी बहू के साथ के बिना मेरे प्रेम का गृह प्रवेश अधूरा है। तो इस पर निशा मुस्कुराने लगती है और प्रेम के पास में आके खड़ी होती है। वो कहती है कि मम्मी जी ये वापस कैसे ना आते, इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये वापस ज़रूर आएंगे, और मेरे लिए आएंगे, आपके लिए आएंगे, अपने घर वालों के लिए आएंगे, ये वापस ज़रूर आएंगे। मुझे उसी बात पे इनके विश्वास था कि मेरा प्रेम ज़रूर वापस, मेरे प्रेम वापस आएंगे। तो इस पर प्रेम मुस्कुराने लगता है, तो बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ हर जन्म में निभाऊंगा, तो मैं कैसे तुम्हारा साथ छोड़ देता है। इस बात पर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और दोनों का गृह प्रवेश होता है। उनकी गृहस्थी एक अच्छी गृहस्थी होती है, खुशहाल गृहस्थी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी तुम कब आओगे यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को पिछली कहानियों की तरह बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये कहानी मैंने सीमा कमल जी के कहने पर लिखी हुई है, और मैं आशा करती हूँ कि शायद उन्हें ये कहानी पसंद आई हो। मैं उनका कमेंट अपने इस कहानी पर जरूर चाहूँगी कि उन्हें मेरी ये कहानी कैसी लगी, क्या मैं उनके विश्वास पर खरी उतरी हूँ। तो मैं उनका कमेंट यहाँ पर विशेष रूप से चाहूँगी, और मेरे जितने भी कमेंट करने वाले हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मेरे जितने भी सर मैम सब कमेंट करते हैं, उनके कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं और अच्छा लिखने की कोशिश करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट देते रहिएगा, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ वहाँ भी बेझिझक आप लिखिएगा कि मैं बोलने में या कहानी में कुछ गलत कर रही हूँ, तो उसको भी लिखिएगा। और जो है अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा, और हमारे चैनल दिव्यांगम को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और हमारा वॉच टाइम बढ़ाइए। फ्रेंड्स, हमारा वॉच टाइम थोड़ा सा कम चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे यहाँ पे। आप लोग हमारा वॉच टाइम ज़रूर बढ़ाइए, अपना प्यार दीजिए, और हमारे व्यूअर्स जो इतने प्यार से हमारे सारे सर को सुनते हैं, मेरी कहानियाँ सुनते हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे जितने भी सर आते हैं, मनोज सर और जो है प्रवीण मिश्रा सर, बीके सर और रिजवान मंसूरी सर, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लाते हैं, और आप लोगों के उपयोग की सारी बातें लाते हैं। तो प्लीज़ उन सब की बातों को ज़रूर सुनिएगा, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई कहानी सुनना चाहते हैं,
किसी भी सब्जेक्ट पे कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो सब्जेक्ट भी लिख दीजिएगा कमेंट में। मैं कोशिश करूँगी जो है उसको लिखने की, और अपने राय भी मेरी कहानियों के बारे में ज़रूर दीजिएगा कि मैं सही सुनाती हूँ या कैसे सुना रही हूँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो है अपना प्यार हमारे चैनल पर ही बनाए रखिएगा और हमारी कहानियों पर भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद आप सबका। तो फिर मैं मिलती हूँ अगले मंगलवार को, और अब की मैं सोच रही हूँ कुछ अलग सा लेके आऊँ। अक्सर मेरी कहानियाँ सारी स्त्री प्रधान हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अलग सा लेके आऊँ, और इसमें अगर आप लोग कुछ राय दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा कि मैं कुछ अलग सी कौन सी कहानी लेके आऊँ। नमस्ते।